अब बेटा ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनको गुड मॉर्निंग। और आपके डाउट कुछ हो तो पूछ सकते हैं। अभी 2 मिनट और बचा है, 2 मिनट और बचा है क्लास स्टार्ट होने में। ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि इधर फेस टू फेस में तो डाउट ज़्यादा है नहीं, लेकिन ऑनलाइन में आपके डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए बेटा। कैरेज इनवर्ट एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड को जस्ट मैंने अभी बताया था। कैरेज आउटवर्ड रिलेटेड टू सेल। कैरेज आउटवर्ड ये कब लगती है? जाने का गाड़ी भाड़ा कब लगता है? जाने का। आउटवर्ड जब गुड्स बाहर जाता है। गुड्स बाहर कब जाता है? जब वो सेल होता है। तो सेल से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा गुड्स आउटवर्ड, उतना ज़्यादा कैरेज। तो कैरेज आउटवर्ड इन सेल रेशो। बट इनवर्ड, इनवर्ड तो ट्रेडिंग में जाता है, इसलिए उसको हमें किसी रेशो में बाइफर्केट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो हम ट्रेडिंग में डेबिट कर देते हैं तो जीबी आ जाता है, फिर जीबी को हम बांट देते हैं सेल रेशो में, तो अपने आप का इफेक्ट आ गया। बोलिए बेटा। इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन, इंश्योरेंस आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं तो ये गाड़ी का बीमा बीमा कंपनी किस तरह से आपसे लेती है? ईयरली या सेल बेसिस पर? वो सेल से कनेक्टेड है या टाइम से? एनुअल प्रीमियम, प्रीमियम का कनेक्शन हमेशा टाइम से होता है, क्योंकि बीमा कंपनी आपकी प्रीमियम लेती है एनुअली टाइम पीरियड, तो इट इज इन टाइम रेशियो। बोलिए। मतलब आपका कहने का मतलब यदि हमने इस साल क्लेम ले लिया तो अगले साल हमारी प्रीमियम प्रीमियम बढ़ जाएगी, तो बढ़ी भी तो वो भी तो एनुअली होगी ना। वो प्रीमियम भी तो होगी एनुअल, वो अगले 1 साल के लिए होगी, फिर वो टाइम बेस्ड होगी। सेल से कनेक्शन तो है नहीं। चलिए। क्या ऑनलाइन वाले बच्चे सारे ज्वाइन कर लिए? बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं ऑनलाइन में भी। तो ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, तो हम विदाउट वेटिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा हम कल जो हमने बेसिक समझा उसको बेस बनाकर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 6। आपने यही क्वेश्चन सॉल्व किया है? फोर्थ कर लिया? फोर्थ तो बहुत ही टफ है। फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ तो बहुत ही टफ है। मैंने यदि गलती से बोल दिया आपको शायद फोर्थ ना। फोर्थ तो बहुत ही टफ पॉइंट वाला क्वेश्चन है, नहीं हो सकता। मुझे बोलना था आपको नंबर 6, मैंने गलती से बोल दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करना था आपको, मैंने कौन सा करवा दिया। हे भगवान, ये वाला, ये करना था। कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 6 क्लास वर्क का 6। स्टार्ट करें। सेल लिमिटेड वॉज सेल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 अगस्त। ये इन्होंने दी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 1 अगस्त को सेल्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो गई है, ये हो गई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। विथ इफेक्ट फ्रॉम 2000, 1 अप्रैल से टेक ओवर इफेक्टिव है, मतलब अप्रैल से बिजनेस खरीद लिया गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने रहे प्री इनकॉर्पोरेशन। एंड 1 अगस्त को कंपनी फॉर्म हो गई। अगस्त से स्टार्ट हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अगस्त। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2012। तो अगस्त से मार्च, फ्रॉम अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो प्री में 4 महीने, पोस्ट में 8 महीने, 1:2,
ऑर्डिनरी टाइम रेशो। फिर जीपी गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं। सैलरी जो गिवन है वो टाइम रेशो में, रेंट टाइम रेशो, कमीशन सेल्स रेशो, डेप्रिसिएशन टाइम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट, डायरेक्टर फीस पोस्ट, एडवर्टीजमेंट जनरली, एडवर्टीजमेंट का बात हमने डिस्कस किया था, जनरली इन सेल्स रेशो, क्योंकि मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था कि एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, उसकी सेल ज़्यादा कब होती है, आइसक्रीम की सेल मैक्सिमम कब होती है, समर्स में, और उसके टीवी पर एड भी सबसे ज़्यादा कब आते हैं, समर्स में। कोल्ड ड्रिंक, आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टीजमेंट तो हम टीवी पर कोई मैच देखें, क्या देखें, जब भी देखें गर्मियों में, तो हर हर एक 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद टीवी पर यदि एड आता है उसमें कोल्ड ड्रिंक का एड तो जरूर होता है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक के एड विंटर्स में कम हो जाते हैं, समर में ज़्यादा होते हैं। तो ये क्लियर है, एड ज़्यादा सेल जब सीजन होता है तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, ऑफ सीजन में एडवर्टीजमेंट कम हो जाते हैं। जैसे दिवाली का वक्त आता है तो ज्वेलर के यहाँ सेल बढ़ जाती है, पर वो सीजन तो उस वक्त उनके विज्ञापन भी आते हैं पेपर में, धनतेरस पे एड आता है ना। तो उस केस में मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन सेल से होता है, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट को जनरली सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरली कुछ ना दिया गया हो तो इधर नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है ये प्री और पोस्ट पूरे 12 महीने का है, और हमें इस नेट प्रॉफिट को प्री पोस्ट को डिवाइड करना है। नहीं दिख रहा, अच्छा क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो बेटा आपके पास है ना। अब क्या लिखा है, सेल लिमिटेड, सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग, हाँ ध्यान से पढ़िए, ये ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, सेल लिमिटेड initiated an advertising campaign which resulted increase in monthly average sale by 25% post incorporation। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, हेलो पीछे से, ये इधर ये जो आईपैड पे जो इमेज दिख रही है बच्चे को थोड़ी छोटी दिख रही है, हाँ आप पढ़े, सेल लिमिटेड इनिशिएट एड एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल बाय 25% इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तब क्या हुआ, कंपनी ने एक विज्ञापन का अभियान पोस्ट में इनिशिएट किया, पोस्ट में चालू किया, विज्ञापन पोस्ट में चालू किए, जिससे कंपनी की सेल 25% प्रति मंथ बढ़ गई। ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन कब स्टार्ट हुआ, ये खर्चा ही मतलब पोस्ट में हुआ, और उसकी वजह से पोस्ट पीरियड में मंथली सेल 25% से बढ़ गई। यदि सेल फ्री में 1 रुपीज पर मंथ हो रही थी तो वहां 1.25 हो गई, फ्री में यदि 4 रुपया हो रही थी, 4 रुपये का 25%, मैथमेटिक्स पास, सीए फाउंडेशन में मैथ्स पास बच्चे बताओ, 4 रुपीज का 25%, 4 रुपीज का 25%, 1 रुपीज से सेल बढ़ गई, मतलब 5 रुपीज पर मंथ होगी। यदि प्री में सेल 4 रुपीज पर मंथ थी तो पोस्ट में सेल 5 रुपीज पर मंथ होगी, इससे हमारा निकल जाएगा सेल रेशो। लेकिन ये एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ये कैंपेन पोस्ट में स्टार्ट किया गया। यदि ये कैंपेन पोस्ट में स्टार्ट किया गया मतलब ये विज्ञापन किया ही पोस्ट में गया, मतलब प्री पीरियड में विज्ञापन किया ही नहीं गया, देयर वाज नो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, सो द इंटायर एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग शुड बी टेकन इन पोस्ट, वो सीधा पोस्ट में लिया जाएगा। इज इट क्लियर, और ये पॉइंट हमें सेल रेशियो में भी काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन पोस्ट incorporation period increased to 30% from 25%। जीपी रेशियो 25% से बढ़कर 25% से बढ़कर 30% हो गया इन पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड में जीपी रेशियो 25 से 30 हो गया। ये जीपी रेशियो यूनिफॉर्म रहा है, चेंज हो गया, मतलब प्री पीरियड में जो जीपी रेशियो 25% था वही जीपी रेशियो पोस्ट में 30% हो गया, मतलब देयर इज अ चेंज इन जीपी रेशियो। और जहां जीपी रेशियो चेंज हो जाए वहां हमें अपनी एक फंडे को बदलना पड़ता है। हम जीपी को जो सेल रेशियो में बांटा करते थे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और टेक्निक और कोई फंडा और कोई मेथड
लगानी होगी जीपी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। You are required to apportion the profit of the year between pre and post period. Also explain how pre-incorporation profit is treated. Pre profit को कैसे ट्रीट करना है ये तो हमने कई क्वेश्चन में लिख लिया कि इट इज ए this profit is not available for dividend as per Companies Act 2013, so it should be taken to capital reserve account. ये ट्रीटमेंट हम कई बार लिख चुके, वही आपको लिखना भी है। बस अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस जीपी रेट का फंडा जो मैंने आपको बता दिया बस वही है। जो जीपी रेट प्री में 25% थी वो पोस्ट में 30% हो गई है। बस मतलब आपको जीपी रेट दिया हुआ है, जीपी रेट गिवन है। बोलिए। सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल बाय 25% पोस्ट पेड। मतलब कैंपेन स्टार्ट किया उस वजह से सेल बढ़ी पोस्ट पेड में। तो बताओ इस खर्चे का बेनिफिट कब मिला? बस ये तो कहानी का है कि प्री में हर महीने से हो रहा था और उसका बेनिफिट कब मिला? पोस्ट में। ये तो एक एजम्पशन है, ये तो एक अंदाज है आपका। प्री में कौन से महीने में चालू हुआ ये भी पता नहीं है आपको, और विज्ञापन का बेनिफिट इस महीने करेंगे तो अगले महीने ही मिलेगा जरूरी नहीं। जब से जिस वक्त सेल शुरू कर विज्ञापन शुरू करते तुरंत बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि विज्ञापन आज किया और बेनिफिट हमको 3 महीने बाद मिलेगा। तो सेल बढ़ गई इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन से, और सेल बढ़ी है 25% से, तो विज्ञापन भी कब हुए होंगे? पोस्ट पीरियड में। और अदरवाइज भी चलो विज्ञापन उन्होंने प्री पीरियड के आखिरी में शुरू कर दिए, लास्ट लास्ट में, ये हो सकता है अधिक से अधिक कि प्री के शुरू से कर दिए होंगे। अच्छा तो प्री में मैं कब से लूं? क्यों? क्या आपका यदि प्री में पहले महीने से विज्ञापन हो गया था तो दूसरे महीने सेल नहीं बढ़नी थी? 4 महीने रहे प्री में, तो पहले महीने सेल आपने खर्चा कर दिया, तो मतलब दूसरे महीने सेल नहीं बढ़ी, तीसरे महीने सेल नहीं बढ़ी, चौथे महीने सेल नहीं बढ़ी, 5वें महीने सेल बढ़ी। ऐसा कैसे मान सकते हैं? ये तो और हमारा इलॉजिकल एजम्पशन होगा ना। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, जब नहीं लिखा है तो क्या माने? पहले महीने हुआ खर्चा, दूसरे महीने हुआ, तीसरे महीने हुआ, चौथे महीने हुआ, कब हुआ? कुछ नहीं लिखा नहीं है तो क्या मानेंगे? कि जब सेल बढ़ी है पोस्ट पीरियड में तो एडवर्टीजमेंट का भी किया कब होगा? पोस्ट में। सिंपल सी बात है। और वैसे भी चलो मान लो विज्ञापन चौथे महीने कर दिया और सेल का बेनिफिट मिलना हुआ 5वें महीने से, तो भी उसका बर्डन किस पे डालेंगे? 5वें महीने में, क्योंकि बेनिफिट 5वें महीने से मिलना स्टार्ट हुआ है। तो चलिए अब आपको प्रॉफिट को अपॉर्शन करना है प्री पोस्ट में। ओके तो स्टार्ट करूं सॉल्यूशन। जीपी रेशो, अच्छा जीपी का रेशो निकाल दिया आप लोगों ने? इधर भी संदीप, अनुराग, अनविक, रितिशा, भावना, क्या बोल रहे हैं? आपका जीपी रेशो क्या आ रहा है? 1:2। ये सेल रेशो है या जीपी रेशो है? जीपी रेशो आ गया क्या आपका? मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट को 1:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं क्या? ठीक है ठीक है, चलिए मैं ये सॉल्यूशन स्पीड से स्टार्ट करता हूँ। टाइम मुझे ऊपर से नोट्स भी, एक नोट्स की कॉपी ऊपर रखी रहती है ना, मंगवा देना मुझे। चलिए शुरू स्टार्ट कीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशो। प्री एंड पोस्ट। यहां हमने लिखा नंबर ऑफ मंथ्स। प्री में बिजनेस खरीद लिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल और कंपनी बनी है 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने रहे प्री इनकॉर्पोरेशन और 8 महीने रहे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये हो गया रेशो, टाइम रेशो। ऑर्डिनरी टाइम रेशो आ गया 1:2। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। और क्वेश्चन में ये 2 रेशियो तो निकालने ही पड़ते हैं। अब यहां पर मैं इन शॉर्ट में चल रहा हूं, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। सिमेट्री मेंटेन करने के लिए मैं ऊपर वाले वर्किंग नोट को नीचे वाले वर्किंग नोट से कनेक्ट करके चल रहा हूं। यदि वर्किंग नोट एक ही पेज पे तो आपको सिमेट्री मेंटेन करना चाहिए, पॉसिबल हो तो। सेल्स,
अच्छा पहले यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ 4 मंथ है, यहाँ 8 मंथ है, इनटू सेल्स पर मंथ, सेल्स पर मंथ अज्यूम, बताओ मैं सेल्स पर मंथ कितने रुपए अज्यूम करूँ रेशियो के पर्पस के लिए? 4 रुपए क्यों, 1 रुपया क्यों नहीं? क्योंकि 1 रुपये करूंगा तो 1 रुपये का 25% करने पर फ्रैक्शन आएगा। तो समझदारी इसी में है, समझदारी वाली बात है। आप अड़ जाओ कि नहीं सर आप तो 1 रुपया लो हमेशा एक लिए, तो मैं 1 रुपया ले लूंगा, लेकिन उससे फ्रैक्शन में आएगा, फिर फ्रैक्शन को मुझे राउंड में लाना पड़ेगा। बाद में उसे राउंड में लाने से अच्छा है मैं अभी से राउंड में लेके चलूँ रेशो। तो मैंने अज्यूम किया कि सेल्स पर मंथ 1 रुपीज नहीं 4 रुपीज पर मंथ थी प्री पीरियड में, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर सेल क्या हो गई, 4 रुपीज का 25%, 4 रुपीज का 25%, 4 रुपीज का 25% मतलब 5 रुपीज पर मंथ हो गई। तो यहाँ पर सेल 4 मंथ की 4 रुपीज पर मंथ से 16 रुपीज, और इधर पोस्ट पीरियड में सेल 8 मंथ की 5 रुपीज से 40। तो रेशो 2:5, रेशो 2:5 आ गया। ये रहा सेल्स रेशो। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा ना? ऐसे एग्जांपल तो हम पहले कई सारे कर चुके हैं, ठीक है? ओके, वर्किंग नोट नंबर 2 खत्म। वर्किंग नोट नंबर 3, अब कौन सा रेशो निकालूं? जीपी रेशो। बेटा इस क्वेश्चन में चूंकि यदि क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होती कि जीपी रेट बदल गया तो हम जीपी को सेल रेशो में बांट देते, अज्यूम कर लेते कि जीपी रेशो कांस्टेंट है प्री पोस्ट में। लेकिन यहाँ तो जीपी रेशो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि नहीं, नहीं भाई जीपी जो 25% था, 25% था, वो बढ़कर 30 हो गया है पोस्ट पीरियड में, लिखा है ना ऐसा? 30 से 25 हुआ या 25 से 30 हो गया? 25 से बढ़कर 30 हो गया। अच्छा, जीपी रेशो। इस क्वेश्चन में हमें एक नया रेशो निकालना पड़ रहा है। इधर मैंने लिखी सेल्स, सेल्स यदि इधर सेल्स का रेशो क्या है, 2:2। ये सेल इधर यदि 2 रुपीज है तो इधर 5 रुपीज है, ये सेल का रेशो है। आप चाहो तो वो 16 और 40 भी लिख सकते हो, और 2 और 5 ये भी रेशो ही तो है। अच्छा, सेल में मल्टीप्लाई करें जीपी रेट का, जीपी रेट, जीपी रेशो नहीं जीपी रेट। जीपी रेट यहाँ क्या थी, 25%, यहाँ क्या हो गई 30% जीपी रेट हो गई ना, ये जीपी रेट लगा दी। सेल पर यदि जीपी रेट लगा दी जाए तो जीपी आ जाता है, ये जीपी आ गया। सेल पर लगा दिया हमने जीपी रेट, सेल पर जीपी रेट लगाने से जीपी आता है, जीपी आया इधर 0.5, इधर 1.5, ये 50 पैसा और 1.5 रुपया क्या आ गया, 50 पैसा 50 पैसा एंड 1 रुपीज 50 पैसा क्या आ गया, जीपी आ गया। और इसी को हम रेशो मान लें कि जीपी का रेशो है या ये एक्चुअल जीपी है? ये जीपी नहीं है, जीपी का रेशो है। तो जब जीपी का रेशो ही आ गया तो हम जीपी को, हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ₹6 लाख, उसको जीपी रेशो में तो बांटेंगे। अच्छा, इसको हम राउंड करें, राउंड करें तो क्या आएगा, 1:3, डबल कर लिया, डबल करते ही रेशो 1:3 हो गया। तो ये आ गया जीपी रेशो, जो हमारे सभी बच्चों ने, काफी बच्चों ने उधर भी और इधर ऑनलाइन में भी सभी ने निकाल दिया था। जीपी रेशो आ गया 1:3, बस अब कुछ बचा ही नहीं। आई थिंक कोई पॉइंट, अब कोई पॉइंट वर्किंग नोट है ही नहीं। बस अब मुझे बनाना है सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन यदि बात करें तो वही मैं फटाफट करता हूँ ताकि टाइम मेरा बच जाए, आपका भी टाइम बच जाए। और पर्टिकुलर बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इधर प्री इनकॉर्पोरेशन, इधर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन।
चलिए सबसे पहले इनकम साइड, इसमें हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट निकल गया क्या? जीपी परसेंट, बेटा यहाँ पर जीपी परसेंट दिया है पर सेल नहीं दी ना। सेल दी होती प्री पोस्ट की तो हम जीपी ऐसे निकाल लेते, पर हमें जीपी रेशो दिया हुआ है, सेल रेशो दिया हुआ था। यहाँ पर जीपी, जीपी है ₹6 लाख, ये जीपी गिवन है और इसकी सेल गिवन नहीं है। यदि सेल दी होती ना प्री पोस्ट की तो हम क्या करते, प्री की सेल अलग, पोस्ट की सेल अलग, उस पर लगा देते जीपी रेट, ऐसी जीपी आ जाता। पर यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, जीपी रेशो 1:3, तो 150 और 450, ये जीपी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और अदर इनकम नाम की कोई चीज क्वेश्चन में नहीं है क्या? नहीं है। तो यही हमारी होगी टोटल इनकम, 150 और 450 होगी टोटल इनकम में। स्पीड थोड़ी सी बना के चल रहा हूँ ताकि हम इस इजी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट तो नोट करने की हैबिट छोड़ चुके, और जो नोट करने की हैबिट छोड़ चुके और घर जाके हैबिट क्वेश्चन करने की हैबिट बना चुके, उनका फ्यूचर तो अभी से लिख दिया गया। अकाउंट में उनके 80+ मार्क्स तो अभी से लिख दिए गए। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नंबर 1 एक्सपेंसेस, जिसने भी अभी लिखना छोड़कर घर जाके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया उसके 80+ तो छप गए अभी से मार्कशीट में, और बाकी के भी आ सकते हैं। आप जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी अभी नया नया, बाकी अदरवाइज सही प्रैक्टिस आपको पता ही क्या करना चाहिए। और सारे अच्छे बच्चे अपने आप को इस तरफ ही ध्यान रखेंगे कि उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ नोट नहीं करना है, बल्कि घर जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है? सैलरी इन टाइम रेशो, टाइम रेशो है 1:2, 40 और 80, 40 और 80। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टाइम रेशो 1:2। ओके, 2,667 और 53,333। नेक्स्ट, कमीशन, कमीशन, ओके, कमीशन ऑन सेल, सेल्स रेशो 2:5, 21 और 6,000। अच्छा, 6,000 और 15,000, 6,000 और 15,000, 6,000 and 15,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इन टाइम रेशो 1:2, 8। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्टर पी, डायरेक्ट पोस्ट 12,000। कितने खर्चे बचे हैं? बस एक ही बचा है। ठीक है भाई, ये मैंने खत्म कर दिया इसको टोटल, क्योंकि आपने कहा बस एक ही खर्चा बचा है। एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट पोस्ट 36,000, क्योंकि ये कैंपेन स्टार्ट ही हुआ है और सेल बढ़ना शुरू हुई है 25% से ड्यू टू दिस कैंपेन। पोस्ट पेड में बढ़ी है तो विज्ञापन भी पोस्ट पेड में ही शुरू हुए होंगे। क्या विज्ञापन प्री में थोड़े शुरू भी हो गए हो तो बेनिफिट मिलना तो पोस्ट में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टोटल बी 81 और 245, नेट प्रॉफिट ए माइनस बी 2,05,000।
बस वो जो कमेंट लिखना है कि कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा वो आप लिख दोगे ना, वो तो हम कई क्वेश्चन में लिख चुके हैं, उसके हम टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये क्वेश्चन मैंने स्पीड से करवा दिया क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है कि आप एक बार देख भी लो, और ये तो मुझे यहाँ पर करवाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी मैंने करवा दिया। कोई बात नहीं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ। एक क्वेश्चन और है जी पीरियड वाला, चेंज इन जी पीरियड वाला, वो इससे डिफरेंट है। मैंने कहा था जी पीरियड में दो तरह, या हम ये टफ क्वेश्चन ले ही लें आज। एक ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो आप छोड़ भी सकते हैं, फोर्थ तो ये स्टडी मॉड्यूल का है, पर करना पड़ेगा, मॉड्यूल का इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो मैं छुड़वा देता। फोर्थ 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 क्या करूँ, टफ है टफ है टफ है, इजी है, ये किराए बगैर हो गया, और जो आपको क्या पता है कि सही हो गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट जो गिवन था 6181 आ गया, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम इसमें है कि देखिए आप जीपी को किसी भी रेशियो में बांटो, नेट प्रॉफिट तो आ ही जाएगा ना। चलो चलो चलो, अब यदि आपकी इतनी ही इच्छा है तो मैं फोर्थ करवा दूं, पर बेटा फोर्थ है तो खतरनाक। क्या बेटा खतरनाक, जो थोड़ी सी हॉरर मूवीज होती है उसके लिए एक एज होती है, उसके लिए आपको एडल्ट होना जरूरी है। क्या आप उस एज में आ चुके हो खतरनाक मूवी देखने के लिए, हॉरर मूवी देख सकते हो? तो फिर आप इसको देखना, और यदि आपको ये भयानक सीन ना देखना हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना और मोबाइल पे कोई गेम वेम खेल लेना, गेम मत खेलना। चलो, मैं क्वेश्चन फोर्थ शुरू कर रहा हूं। इसको समझाने में मुझे थोड़ी कष्ट तो होगी, मैं फंडे, क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट डीप से भी डेप्थ में जाना पड़ता है। तो अभी जो क्वेश्चन था जो हमने अभी भी किया, उसमें जी पीरियड गिवन थी या नहीं गिवन थी? गिवन थी। तो हमने क्या किया, हमें हमने क्या किया था बेटा, इधर सेल थी 2 रुपया, इधर सेल थी 5 रुपया, ये थी सेल रेशो, ध्यान है आपको, इस पर लगा दी थी हमने जीपी रेट जो 25% और 30% दी गई थी, इससे हमें 0.5 और 1.5 का, यदि इसको हम शॉर्ट करें तो 1:3 हमें जीपी रेशो मिल गया था। ये तो सेल रेशो है, और ये जीपी रेट है, ये जीपी रेशो नहीं है, ये जीपी रेट है। कंफ्यूजन हो गया होगा सर, जीपी रेट और जीपी रेशो, हाँ बेटा, सेल पर लगाई जीपी रेट, सेल पर लगाई जीपी रेट, तो जीपी आया, ये आया जीपी, और ये जीपी रेशो में आया है, तो इसका हमने रेशो राउंड में कर लिया 1:3। तो हमने ये चूंकि जीपी रेशो निकल गया तो हमने जीपी को इस रेशो में बांट दिया था। पर अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं अब जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसके बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बता दिए, थोड़ा सा मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग जा रहा है, तो मुझे वो क्वेश्चन तो करवाना ही है। हाँ, मैं क्वेश्चन करवाने के पहले बेसिक करवा दूँ, मतलब एग्जाम्पल दे दूँ, बेसिक करवाने के क्वेश्चन के पहले एग्जाम्पल करवा दूँ उसका, ये जैसा कि सीधे क्वेश्चन पे भरोसा करते हो कि बेसिक प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। चलो शुरू करो, एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और इधर सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये सेल मैं आपको देने वाला हूँ, और मैं दे रहा हूँ इधर COGS, इधर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दूंगा। फिर मैंने लिखना है कॉस्ट प्राइस, increased by 20% in post period। कॉस्ट प्राइस पोस्ट पीरियड में 20% से बढ़ गई थी। अब मैं आपको देने वाला हूँ सेल। अच्छा ठीक है,
क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मुझे दोगे? चलिए। यस, मैंने पीओ जीएस दिए है 1,93,200. फाइंड आउट जीपी ऑफ प्री एंड पोस्ट. जीपी ऑफ प्री एंड पोस्ट, आपको प्री पोस्ट का जीपी निकालना है. पीओ जीएस गिवन है और पोस्ट पीरियड में कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस 20% से बढ़ गई थी. कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20% इन पोस्ट पीरियड. फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. मैं नहीं सोचता कि मुझे आपको ये ट्रायल का मौका भी देना चाहिए. आप चाहते हैं टाइम? क्या माइंड अप्लाई करने का टाइम देना हाँ? तो बेटा हमारे जीपी टाइम का क्या संबंध? तो जीपी निकालना है प्री पोस्ट. मैंने सेल दे दी तो अब क्या बचा? की जरूरत होती मैं जरूर देता. आप कहते हो टाइम रेशियो दे दूं? प्री पोस्ट का टाइम रेशियो चाहिए ना आपको? ये लियो टाइम रेशियो. टाइम रेशियो 1:5. बस ये लो टाइम रेशियो 1:5. ऑनलाइन बच्चे भी ट्राई करना चाहते हैं क्या? अब तो करना ही पड़ेगा जब फेस टू फेस कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं. यस. निकला तो ना प्री. लिखा हुआ ही निकालना था. आपके सामने लिखा हुआ है क्या निकालना है. बोलिए. करते रहो ट्राई. आपका
नो 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 नो, 18,000 प्री का जीपी है और 28,800 पोस्ट का जीपी है। सबसे पहले बेटा आपका आंसर आना है, आया था, बिल्कुल सही है। प्री में 18, आई थिंक आपको आंसर देने में मुझे लगता नहीं कि आधे मिनट से ऊपर लगा, शायद 30-40 सेकंड में आपका आंसर आ गया था। ये होता है क्विक रिप्लाई। 18,000 प्री का, जबकि मेरे हिसाब से मैं खुद भी पर्सनली मानूं तो ये इट इज डेंजरस पॉइंट, टिपिकल पॉइंट, पर मैं आपको पूरे लॉजिक से समझाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है और आपको समझ में आएगा भी सही। बस थोड़े से दिमाग के दरवाजे, यहाँ के दरवाजे खुले रखना, सीखने की इच्छा रखना, अपने अंदर जो आपने जो सोच लिया वो मत ध्यान दो, नया सीखने की कोशिश करो कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। नहीं आए तो आप उसे उसी वक्त रोक दो, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसा नहीं हो कि पूरा बता दिया सर फिर से बता दो, ऐसा नहीं। जो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कुछ बताया, एक स्टेप पहले बताया, फिर दूसरी स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, पहली स्टेप में समझ में नहीं आया तो पहली स्टेप भी रोक दो आप, तीसरी स्टेप में जाके बोलो सर फिर से बताओ, वो गलत चीज़ है। ठीक है, मैं आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना बता रहा हूँ। देखिए, अब हो सकता है आप लोगों ने आंसर बहुत जल्दी निकाल लिया, वैसे तो मुझे तो आप लोगों को सीखना चाहिए कि आपने तो जल्दी आंसर कैसे निकाल लिया। क्या किया बेटा आपने? हाँ, यस, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। अब इनकी बात को मुझे समझाने के लिए देखो, इन्होंने कर लिया, आपने भी कर लिया, सर भी आपका सही था, एक टी शर्ट में आपका भी सही था, तीन, दो तीन आपका भी करेक्ट था, फोर्थ वेरी गुड। चार बच्चों का तो मुझे ध्यान है क्या 18,000 और 28,800 था। ठीक है, अब इन्होंने कैसे निकाला, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर, अच्छा मैं इधर ऑनलाइन में देख ही नहीं पाया, ऑनलाइन में देख ही नहीं पाया, सॉरी बेटा। सबका अलग अलग आ रहा है, नहीं बेटा। देखिए, मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ बेटा। इधर सीएल प्री में 30,000 है, 60,000 है और पोस्ट में 180 है। यह सेल्स इन रुपीज। बेटा सेल्स रेशो आ रहा है 1:3, यह है सेल रेशो रुपीज वाला। तो सेल्स है रुपीज में, वो 1:3 के रेशो में है। यह है 1:3 सेल्स अमाउंट का रेशो। अच्छा एक मुझे बताइए, सेल्स क्वांटिटी रेशो क्या है? सर ये क्वांटिटी क्या होती है? हमने तो अभी सेल को अमाउंट में देखा बेटा। मेरी सुनो, 6 kg माल बिका 20 रुपए वाला एट द रेट ऑफ 20 पर kg, तो ये 120 क्या है? सेल्स इन रुपीज। और ये क्या है? सेल्स इन क्वांटिटी। अच्छा यहाँ माल बिका 18 kg एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर kg। ये 180 क्या है? अच्छा ये रेशो क्या है? 1:1, और ये रेशो क्या है? 2:2। क्या दोनों सेम है? ये क्या चल रहा है सुबह सुबह? तो ऊपर जो रेशो है ये भी सेल, ये भी सेल, ये सेल इन रुपीज, ये सेल इन क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी का रेशो 1:3 है, तो सेल अमाउंट का रेशो 2:3 क्यों है? जब ये रेशो 1:3 है तो ये 1:3 क्यों नहीं है? क्या ये भी मुझे समझाना पड़ेगा? नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी आपके सामने। बस ये, यदि सेल क्वांटिटी रेशियो 1:3 है तो सेल अमाउंट रेशियो 1:3 क्यों नहीं है?
इधर तो मुझे बता दिया बच्चों ने, यस श्रेया, प्रतीक्षा और महक, इधर कोई जवाब नहीं मिल रहा। किस वजह से दोनों रेशियो डिफर कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, या दोनों की सेल प्राइस, मतलब सेल प्राइस क्या है? अलग अलग सेल प्राइस। अच्छा, यदि मैं सेल प्राइस यहां सेम टू सेम रख दूं, ये भी 20, ये भी 20 रुपया पर केजी, तो ये 360, रेशियो क्या आ रहा है? 1:2। अब रेशियो सेम क्यों हो गया? इधर इसने भी सही बताया, चेंज इन प्राइस। अब यहां पर रेशियो 1:3, सेल्स क्वांटिटी भी 1:3, सेल प्राइस भी 1:3। क्या वजह है कि दोनों रेशियो सेम है? बेटा ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे फिर से एग्जांपल ये लेके बताना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा तो हो नहीं। दूसरा एग्जांपल लूं समझाने के लिए, नहीं समझ में आया हो तो। क्या वजह है कि दोनों रेशियो सेम है? सेल्स क्वांटिटी रेशियो और सेल वैल्यू रेशियो, सेल अमाउंट रेशियो, दोनों सेम क्यों है? जो रेशियो, जैसे इसका रेशियो 1:3 है, तो इसका रेशियो भी 1:3, क्योंकि दोनों में प्राइस जब सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई। बेटा ये अकाउंट्स का मैटर है या मैथ्स का, बताइए। तो फिर आप मैथ्स तो मुझसे उम्मीद करो मत, मैं तो अकाउंट का टीचर हूँ, मैथ्स तो अपने हवाले रखो, अपने भरोसे रखो, ये बोझ अपने कंधों पे रखो मैथ्स का, तो क्योंकि आप मैथ्स पढ़ के आए हो, रेशियो भी पढ़ के आए हो। तो यदि इधर भी 20 से गुणा किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय सेम अमाउंट, तो जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद में भी रहेगा ना रहेगा? ये तो आपका मैथमेटिक्स का इशू है, रेशियो प्रोपोर्शन का इशू है। तो यहां पर यस, इसका मतलब यदि सेल प्राइस सेम रहे, तो जो सेल्स अमाउंट का रेशियो है वही सेल्स लिखो। तो एक जगह नोट करो, क्या लिखोगे इससे? जो आपने इससे फाइनलाइज किया वो बाद में आप भूल जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे मैंने आपको ये बताया नहीं। क्या फाइनलाइज हुआ यहाँ पर? जब सेल प्राइस सेम हो, सेल्स प्राइस सेम हो। आप ये एग्जांपल नोट भी कर सकते हो इसको, ये एग्जांपल नोट भी कर लो, इस एग्जांपल को नोट करते हुए लिख लो। इधर केजी 6, उधर केजी 18, और प्राइस दोनों में, सेल प्राइस दोनों में 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी। तो जो सेल क्वांटिटी का रेशियो था वही सेल अमाउंट का रेशियो है, या जो सेल अमाउंट का रेशियो है वही सेल क्वांटिटी का रेशियो है। आदिति सर, रेशियो इज सेम, रेशियो सेम क्यों है वो पूछना चाहता हूं मैं। रेशियो सेम है, जो सेल अमाउंट का रेशियो है 1:3, वही सेल क्वांटिटी का रेशियो है, उसका रीजन क्या है ये आपको नोट करना है। कि कब ऐसा होता है कि जो सेल्स अमाउंट का रेशियो है वही सेल क्वांटिटी का रेशियो भी है, ये आपको बताना है कि ये ऐसा कब होता है। हाँ बेटा, अब सही बताया अदिति ने, प्राइस है, ऑर्डिनेट प्राइस सेम है, जतिन सेलिंग प्राइस सेम, प्रिंस, आशुतोष जी, सभी बोल रहे हैं सेम प्राइस। आप से ज्यादा अच्छा तो ये लोग बोल देते हैं, क्योंकि आप डरते बोलने में ना। बोलो, सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट का रेशियो सेम कब रहेगा? जब सेल्स प्राइस सेम हो। चलो, ये फंडा आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है भाई, कर लिया। अब मैं जा रहा हूं इधर, जैसे हमारे इस एग्जांपल में 60,000, ओहो क्या हो गया, 60,000 सेल है इधर, और इधर है 180। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये आया सेल्स रेशियो 1:3, ये है सेल रेशियो इन अमाउंट, इन क्वांटिटी, अमाउंट इज सेल्स प्राइस remains same in pre and post. Sales amount ratio 1:3 equal to sales quantity ratio
1:3। वन इज टू थ्री को मैंने सेल अमाउंट से किस में कन्वर्ट कर लिया, सेल्स क्वांटिटी में। क्या सेल अमाउंट और सेल्स क्वांटिटी अलग अलग होती है कि नहीं होती है? सेल्स क्वांटिटी अलग होती है और उसमें प्राइस का गुणा करके सेल अमाउंट अलग आता है। आप फर्क जानते हैं और नहीं फर्क जानते तो फिर से बताऊं, सेल क्वांटिटी अलग होती है और सेल्स अमाउंट अलग होता है। फिर से बताऊं क्या एक बार? फिर से बताता हूं। आपकी तरफ से हानि आएगा तो मैं ये मानूंगा ना नहीं पता आपको। फिर से बताओ, इधर इधर 6 kg है, इधर 18 kg है, ये क्या है? क्वांटिटी। इधर रेट 20, इधर रेट 20, ये क्या आया? तो ये है सेल क्वांटिटी, ये है सेल अमाउंट, दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, जब तक आप नहीं बोलोगे ना तब तक मैं बताता रहूंगा। आ गया, ठीक है ठीक है। अब बताओ, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कहा है कि आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। क्वेश्चन ने कहा है कि आपकी पोस्ट पीरियड में कॉस्ट प्राइस बढ़ गई 20% से, मतलब परचेस प्राइस चेंज हुई या सेम है? सेल प्राइस सेम है या चेंज हुई है? भाई क्वेश्चन में जो लिखा है वही बोलना है, दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन को पढ़कर बोलो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या चेंज हुआ है? कॉस्ट चेंज हुई है। इधर इस कैसी गलती कर रहे हो बेटा, चेंज कहां से हो गई आपकी सेल प्राइस? क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बढ़ी है 20% से और आपने सेल प्राइस चेंज कर दी। सेल प्राइस क्या है? सेम है। और सेल प्राइस सेम होती है तो क्या फंडा लिखा अपन ने, जो सेल अमाउंट का रेशियो होता है वही सेल्स क्वांटिटी का रेशियो होता है। ये बात यदि समझ में नहीं आई तो आगे समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। आगे समझाना बेकार है यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो, कि दोनों का रेशियो सेम है। तो हमारे इसमें देखो, मैं और एक कोशिश करता हूँ। इधर सेल 60,000 है, इधर सेल 1,80,000 है, तो रेशियो क्या आ रहा है? 1:2। ये रेशियो सेल अमाउंट का है कि सेल्स क्वांटिटी का? सेल्स अमाउंट का। अच्छा, मैं सेल को सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करो तो क्या आता है? ये मत बोल देना बस सर हमें क्या पता क्या आता है। भाई कुछ तो रहम करो टीचर पर। सेल प्राइस क्या रख दूं? ऐसे रख दूं, इससे आंसर हमने क्या रख दूं? सेल प्राइस 10 रुपीज रख दूं, 10 रुपीज पर केजी। तो इधर भी क्या रखूं? 10 पर केजी, क्योंकि सेल प्राइस तो चेंज नहीं हुई है। चेंज हुई है, सेल प्राइस नहीं बदली है। तो बताओ यहां पर क्या आया? 6,000 केजी, इधर 18,000 केजी। ये क्या है? सेल्स क्वांटम। अच्छा बताओ रेशियो क्या आया? 1:3। तो जो सेल वैल्यू रेशियो था, जो सेल वैल्यू रेशियो है ना, इसका जो रेशियो है इसका भी रेशियो वही क्यों है? हे भगवान जल्दी करो, मुझे अटैक वटैक आ जाएगा। ये जो सेल अमाउंट का रेशियो है वही सेल क्वांटिटी का रेशियो क्यों है? क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। तो हमारी इस क्वेश्चन में चूंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो जो सेल अमाउंट का रेशियो है 1:3 वही रेशियो है सेल्स क्वांटिटी का। मुझे 10 मिनट हो गए सिर्फ ये समझाते 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 समझाते, क्या कि अच्छा ठीक है। तो सेल्स क्वांटिटी 1:3 है। मतलब क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स या केजी या टन सोल्ड। तो 1:3 क्या आ गया? मैंने 2 मिनट इसको क्या मान लिया? सेल्स क्वांटिटी। यदि प्री में बिकी है 1 यूनिट या 1 केजी तो पोस्ट में बिका है 3 यूनिट 3 केजी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 80% भी आ जाए तो मुझे लगा कि आज हो गया। यदि इधर 1 यूनिट बिकी है तो इधर 3 यूनिट बिकी है, इधर 1 केजी बिका है तो इधर 3 केजी, इधर 1 टन तो उधर 3 टन। तो ये मैंने सेल अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया सेल्स क्वांटिटी में। अच्छा, अब यदि मैं गुणा करूं इसमें परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज या कॉस्ट प्राइस पर केजी, ये ध्यान से सोचना फिर जवाब देना। ये है क्वांटिटी सोल्ड और ये है कॉस्ट प्राइस पर केजी, कॉस्ट प्राइस पर केजी। तो ये जो आया, ये जो आएगा वो क्या आएगा? ये आपके
11th 12th और सीए फाउंडेशन की अग्नि परीक्षा है। ये बता नहीं पाए मतलब हालत बड़ी बुरी है। यही नहीं बता पा रहे हो तो बहुत ही बुरी हालत है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है गुड्स सोल्ड और ये है उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये है सीओजीएस, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको देर लगी इधर तो वाकई सारे बच्चों ने बता दिया सीओजीएस, आपको टाइम लग गया। कोई परचेज बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, लेकिन इधर ऑनलाइन में क्या पता ऐसा क्यों चल रहा है। शायद आप थोड़ा बोलने में हेजिटेट होते हो, डरते हो, और डर के आगे फिर क्या होता है, फिर डर के मारे आप गलत सलत उल्टा पुल्टा बोलते हो। बेटा ये है एक यूनिट बिकी इतने रुपए वाली, 3 बिकी इतने वाली, तो ये आ गया जो गुड्स बिका उसकी कॉस्ट। अब मैं कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम करूं प्री में, कॉस्ट प्राइस क्या आपकी जो मर्जी पड़े बोल लो, क्या एज्यूम कर लूं पर यूनिट पर केजी, 1 रुपीज एज्यूम कर लूं, माना कि 1 रुपीज पर केजी। कॉस्ट प्राइस पर केजी मैंने 1 रुपीज मान ली, प्री में 1 रुपीज थी, तो पोस्ट में 10% प्रति यूनिट बढ़ गई, पर केजी बढ़ गई, तो ये हो गया 1.1 पर केजी, 1.20 सॉरी। इधर 1 यूनिट बिकी 1 रुपए कॉस्ट वाली, मतलब ये 1 रुपए का माल बिका। इधर 3 यूनिट बिकी 3 पॉइंट, ये किसका रेशो आ गया, ये आ गया सीओजीएस का रेशो। ये अब नई चीज आ गई बिल्कुल। ये है गुड्स सोल्ड और ये है उसकी कॉस्ट, तो ये क्या हो गया सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा इसको थोड़ा बस इसको राउंड में ला सकते हो क्या, 5 to 20, 80, 18, ये आ गया किसका रेशो आ गया, ये सीओजीएस का रेशो आ गया। चक्कर नहीं घन चक्कर हो गया ऐसा लग रहा आज तो, हम बहुत ही टफ पॉइंट टिकलिश पॉइंट था, पर बेटा यदि स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो टफ बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी बात है। यदि शुरू का फंडा समझ में नहीं आया तो ये बात तो समझ में आने की है ही नहीं, तो वो चीज जिसने छोड़ दी कि ऊपर से गई, तो ये चीज भी ऊपर से गई। तो 1 और 3 मैंने क्या माना, 1 और 3 क्या है, 1 और 3 क्या है, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा कि सेल है, सेल तो ये भी थी, ये भी सेल थी, ये भी सेल थी, ये है, आपको प्रिसाइसली बोलना पड़ेगा ये क्या है, सेल्स क्वांटिटी, आपको लिख भी रखा है मैंने, तो लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको देखकर बोलना है। ये है सेल्स अमाउंट या सेल्स क्वांटिटी, और ये है सेल्स कॉस्ट पर क्वांटिटी, ये है कॉस्ट पर क्वांटिटी, तो इससे क्या आ गया सीओजीएस का रेशो। तो हमें जो हमारी सीओजीएस है, सीओजीएस हमारी कितनी है 1,93,200, हमें 193 जो सीओजीएस है 193, इस सीओजीएस को बांटना चाहिए। बताओ अब ये जो रेशो है सीओजीएस रेशो है, बताओ ये रेशो किस पे लगाया जाए, ये रेशो जीपी पे लगाया जाए या सीओजीएस पे लगाया जाए। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये रेशो यदि सीओजीएस का है तो रेशो भी सीओजीएस पे लगेगा। हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ ने 1:3 किसका रेशो निकाला था, पिछले क्वेश्चन में रेशो 1:3 किसका निकाला था, भूल गए, मतलब 10 मिनट पहले की घटना भी याद नहीं कि हमने 1:3 कौन सा रेशो निकाला था, जीपी रेशो है, तो लगाया भी किस पे था, और ये रेशो किसका निकला सीओजीएस का, तो लगेगा भी किस पर सीओजीएस पे लगेगा। जीपी रेशो निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो वो जीपी पे लगा था, ये रेशो जीपी का नहीं सीओजीएस का निकला है, तो ये अप्लाई भी सीओजीएस पे होगा। इस सीओजीएस को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5:18 के रेशो में, 40,151। अब देखो प्री की सेल 60, पोस्ट की सेल या आगे सेल, सीओजीएस घटाया 42 और यहाँ 151,200, 18,000 जीपी और 28, कहा था आपको पसीने आएंगे, समझने भी पसीने आएंगे। आपने शॉर्टकट लगाया होगा, लगाया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको भी देख लूंगा, पर अल्टीमेटली फंडा तो यही है, आप
सीओजीएस के लिए सेल्स में गुणा नहीं कर सकते, सेल्स तो अमाउंट में होती है, आप उस पर ये कॉस्ट प्राइस प्रति यूनिट कॉस्ट का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कर सकते हो, सेल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट नहीं कर सकते। बाई चांस दोनों सेम आ गया बगैर सोचे, लेकिन सही यही है। अब मैं प्रूव भी कर रहा हूं, जीपी रेट निकालो ना, प्री की कितनी आ रही है 60,000 पर जीपी 18,000, यानी जीपी रेट 30%। इधर ये 28,800 जीपी है 180 पर 16%। करता हूं इसको भी मैं, बेटा कैसे आया जरा देखो, समझना। देखो प्री में और पोस्ट में, सारे समझदार बच्चे, यदि सेल प्राइस माना कि 100 थी, माना कि सेल प्राइस 100 थी प्री में, तो पोस्ट में भी तो 100 ही रही, सेल प्राइस में कोई चेंज। लेकिन कॉस्ट यानी परचेस प्राइस यदि 70 थी और जीपी 30 था, यही ना, बताओ ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, पोस्ट में 20% बढ़कर 84 हो गई। बताओ जीपी कितना रह गया, चेक कर लो। टेली होता है कि नहीं होता है? बोले सर टेली क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आया कि क्या कर दिया आपने। तो आया होगा, मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि जीपी रेशियो यदि 30% प्री में था तो पोस्ट में 16% हो गया। मैथमेटिकल ज़्यादा है, अकाउंट्स का रोल कम। और आपने तो शायद मैथमेटिक्स सब तरह के पढ़े हुए, आपको तो लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाया गया, पढ़ा ना आपने? आपका 20 मार्क का तो लॉजिकल रीजनिंग था, मैथ्स था, स्टेट था, लॉजिकल रीजनिंग था, सब मिलाकर। तो ये सब मिलाकर तो आपका ये पार्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो ये बड़ा अलग तरह का फंडा था। हाँ बोलिए। बेटा सेलिंग प्राइस सेम है, ये अजम्पशन है या फैक्ट है? बोलिए। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि परचेज प्राइस कॉस्ट 10% से बड़ी है, ये कहा कि नहीं कहा? इसका मतलब आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो उसके रेट में चेंजेस आ गए, वो महंगा खरीदते हो, लेकिन सेल करने का रेट के लिए बोला है कि चेंज हुआ। इसका मतलब क्या माने, सेल प्राइस चेंज नहीं हुई। अब सेल प्राइस मैंने जो वहाँ 10 रुपये मानी थी, आपको मैंने कहा था आपको लगता है कि सर सेल प्राइस कुछ और मानना चाहिए, 10 रुपये नहीं मानू क्या? सेम तो माननी पड़ेगी, 10 मानू या 20 मानू या 50 मानू, पर माननी तो सेम पड़ेगी। प्री में 50 तो पोस्ट में भी 50, प्री में 10 तो पोस्ट में भी 10, प्री में 20 तो पोस्ट में भी 20, क्योंकि सेल प्राइस तो सेम लेनी पड़ेगी। पर रेशियो तो वही आएगा ना, 1:3। रेशियो जो आएगा सेल क्वांटिटी का हो तो 1:3 आएगा दोनों हर केस में। आप बोलो तो मैं सेल प्राइस बदल के बता दूं तो भी सेल क्वांटिटी रेशियो तो वही आएगा 1:3। सेल प्राइस सेम है, वो फैक्ट है। यस। तो चलिए अब एक काम करते हैं, मैं ये जो क्वेश्चन है इसका सिर्फ, ये क्वेश्चन 4 का सिर्फ एक पार्ट करवा रहा हूँ, ये सीओजीएस वाला। तो आपका इस एग्जाम्पल का रिपीटेशन हो जाएगा बस। मैं जानता हूँ जिन बच्चों ने कर लिया था विद इन 1 मिनट, उनको तो थोड़ा सा बर्डन लगेगा कि ये क्यों बताया जा रहा है, पर मैं उनका टाइम बचाने के लिए बस सिर्फ ये कर रहा हूँ। इसमें जीपी निकाल दूंगा अलग अलग, बाकी सब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ जीपी। देखिए इस क्वेश्चन 4 में मैं आपको सिर्फ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको कर लेना है घर पर। देखिए क्वेश्चन 4 में सेल्स, ये क्या लिखा है, कंपनी पीरियड, और ये प्राइवेट। तो ये सेल कब की हुई, प्री की। और ये सेल कब की हुई, ठीक है भाई। अब इधर परचेज दिया हुआ है और कैरेज इनवर्ट दिया है। परचेज और कैरेज इनवर्ट दोनों ट्रेडिंग में आते हैं। अच्छा, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ट फॉर द पोस्ट पीरियड had increased by 10%.
परचेज प्राइस फॉर द पोस्ट पीरियड हैड इंक्रीज बाय 10% इन पोस्ट पीरियड परचेज प्राइस मतलब लागत, मतलब कॉस्ट 10% से बढ़ गई है इन पोस्ट पीरियड। हमारे एग्जाम्पल में 20% बढ़ी थी, यहाँ पर 10% से बढ़ी है एज कंपेयर टू पीरियड। नो स्टॉक वर कैरीड इधर एट द बिगिनिंग और एट द एंड, मतलब ना ही ओपनिंग स्टॉक है ना ही क्लोजिंग। और आप जानते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से आता है सीओ। जब ओपनिंग भी जीरो क्लोजिंग भी जीरो तो परचेज ही सीओजीएस होगी। ये बात भी मुझे रिपीट करना चाहिए, जिसने भी ध्यान दिया है समझने की तरफ उसको रिपीटेशन की कोई आवश्यकता नहीं। और जो लिखने में मशहूर का वो सोच रहा होगा मैंने क्या बोल दिया, फिर से बताया जाए, नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको इस वक्त नोट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए जब समझाया जा रहा हो। तो इस क्वेश्चन में परचेज ही सीओजे, मतलब परचेज प्लस कैरेज, यही हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया सीओजीएस 26019। ये क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्योंकि पोस्ट पीरियड में परचेज प्राइस बढ़ गई तो जीपी रेट सेम रहेगा या बदल जाएगा। पोस्ट पीरियड में यदि कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेल परचेज प्राइस बढ़ जाएगी और सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उससे आपका जीपी रेट कम हो जाएगा। मतलब जीपी रेट प्री में हाई थी और पोस्ट में लो चली गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही हुआ, चेंज इन जीपी रेट। तो अब यहाँ पर हम सीधे सीधे जीपी को सेल रेशियो में नहीं बांट सकते, तरीका बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी खास बात नहीं है, बाकी सब बहुत इजी है। तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट को करवा रहा हूँ, इसी पॉइंट को करवा रहा हूँ। वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी एक एग्जाम्पल और मतलब करवाने से अच्छा बेहतर है क्वेश्चन ही करवा दूँ ये वाला। तो देखो यहाँ पर वर्किंग नोट जो भी नंबर हो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट सेल, टोटल गिवन है 50,000, इसमें से घटा दो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, परचेज है 25,000 और 1019 26019, ये हमारा जीपी आता है 23। लेकिन दिक्कत ये हो गई, हम इस जीपी को नहीं बांट सकते सेल्स रेशो में। हाँ हमें सेल रेशो पता है, प्री में सेल 1 है तो पोस्ट में सेल 4 है। दस हजार प्री में है तो पोस्ट में 40,000 है, रेशो है 1:4। लेकिन हम इस जीपी को क्या 1:4 के रेशो में बांट सकते हैं? रीजन क्या है कि जीपी रेट बदल गई, तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए तरीका क्या होगा, सेल्स वैल्यू रेशो क्या आ रहा है 1:4। ये सेल वैल्यू है या सेल्स क्वांटिटी है? वैसे तो ये सेल्स वैल्यू है, सेल्स इन रुपीज है, ये रेशो भी सेल्स वैल्यू रेशो है। अच्छा प्राइस दोनों में सेम है, प्री और पोस्ट में सेल प्राइस सेम है या बदल गई? तो 10,000 यदि प्री में थी और पोस्ट में सेल 40,000 थी, प्राइस मैं सेल प्राइस कुछ ले लूं, अज्यूम कर लूं सेल प्राइस कुछ भी, सेल प्राइस आपको 10 रुपये पसंद नहीं तो और आपकी मन से जो इच्छा हो बोलो, 20 ले लूं। मैंने सेल प्राइस 20 रुपया क्या लूं, पर केजी या पर टन या पर यूनिट? पर यूनिट माना, चलो तो इधर भी 20 रुपीज पर यूनिट। बताओ ये क्या आया, 500 क्या आया? अरे सेल तो ये भी है, सेल को डिवाइड किया सेलिंग प्राइस से तो सेल थोड़ा आती है, उसको आपको फिर कुछ प्रिसाइजली बोलना पड़ेगा। सेल्स डिवाइड बाय सेल प्राइस, ये तो 11वीं में सिखाया जाता है। क्या आया?
सेल्स क्वांटिटी 500 2000, ये क्या है? यूनिट। यूनिट। अच्छा, इसका रेशियो निकालो तो। अरे ये रेशियो 1:4 क्यों आ गया? दूसरी बार फिर शुरू हो गया, अपन फिर शुरू हो गया वही की बात। 1:4 क्यों आ गया? ये जो सेल वैल्यू रेशियो था वही सेल क्वांटिटी रेशियो आ गया, क्योंकि सेल प्राइस सेम है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बाकी अब समझ में आ गया होगा। ये अभी भी नहीं आया? अब नहीं आया तो फिर आपको तो मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना ही करनी पड़ेगी कि भगवान समझा दे अब हमें। तो ये सेल वैल्यू रेशियो है। इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी रेशियो। 1:4 क्या है? ये 1:4 क्या आया? सेल्स क्वांटिटी रेशियो। यानी ये 1 टन है तो ये 4 टन है। अच्छा, ये 1 रुपया था तो ये 4 रुपीज था। ये 1 केजी है तो ये 4 केजी। ये 1 यूनिट तो ये 4 यूनिट। तो ऊपर वाला अमाउंट था, नीचे वाली यूनिट्स हैं। अब ये सेल क्वांटिटी, ये है सेल क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जाम में इतना लिखना जरूरी नहीं है, इन शॉर्ट लिखो। ये तो आपको समझाने के लिए दूसरी बार एक मौका फिर से मिल रहा है समझने का। इसके बाद तीसरा चांस नहीं, फिर आप अगले लेटर में देखेंगे। इनटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट यानी परचेज प्राइस। माना कि परचेज प्राइस यदि यहाँ 1 थी तो यहाँ 1.10 पर यूनिट है। तो ये क्या आ गया? 1 और 4.4 क्या आ गया? फिर से वही एक क्वेश्चन जो हमारी समझ के बाहर है कि क्या आता है। ऊपर है इतनी यूनिट। हाँ, इधर जवाब तो फटाफट आता है, शायद इनका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। घर बैठे हैं, कोई इधर उधर बातें नहीं आती। इधर ये क्या है? यूनिट सोल्ड, और ये है कॉस्ट पर यूनिट। तो ये नीचे जो 1 आया, ये आया जो यूनिट बिकी उसकी कॉस्ट, और इधर 4.4 क्या आया? जो यूनिट बिकी उसकी कॉस्ट। तो ये क्या आ गया? CO GS रेशो आया। इस रेशो को राउंड में ला सकते हैं क्या अपन? 5:20। बस आपको अब ये रेशो किस पे लगाऊं? जीपी पे लगाऊं कि COGS पे लगाऊं? जब ये रेशो COGS का है तो इसका एप्लीकेशन भी तो COGS पे होगा ना। बस अब यहां पर सेल प्री में और पोस्ट में। सेल है 10,000 एंड 40,000। इसमें से घटाओ COGS। COGS कितनी थी? 26,019 इन 5:22 रेशो 48। फोर एट 18 21 2। अच्छा, जीपी निकाल लो। हाँ, 2 लेना पड़ेगा। 5182 इधर सही बोलते हैं। अच्छा, इधर 18799। यस बेटा, ये जीपी आ गया, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब जिसका दिमाग जरा ज़्यादा तेज चलता है उनके लिए वेरिफिकेशन। उनके लिए वेरिफिकेशन। नॉट फॉर एग्जाम। आपको एग्जाम में करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो फिर जस्ट फॉर, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर? हवाबाजी। अपन हवाबाजी कर रहे हैं अब। ये रेशियो समझने की जरूरत नहीं, किसी को समझ में ना आए तो दिल पे मत लेना। तो देखो, जीपी रेशो 5182 जीपी है 10,000 पर। क्या परसेंट? अरे यार बहुत
में आएगा तो परसेंटेज तो मुझे प्रूव तो कर दूंगा मैं, पर बड़ा ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है? प्री में वो पोस्ट में यदि सेल प्री में 100 है तो जीपी क्या आ रहा है आपका? 51.82। मतलब कॉस्ट क्या थी बोलो प्री में? 48.18 कॉस्ट थी। अच्छा सेल प्राइस पोस्ट में अभी भी क्या है? 100, लेकिन कॉस्ट 10% बढ़ गई ना। 8.18 का 10% जोड़ दो, कॉस्ट अब क्या रह गई पोस्ट पीरियड में? ये दिल पर दिमाग पर लोड मत लेना, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो बहुत बढ़िया, ये एग्जाम के लिए नहीं है। 52.998। चलो कितना जीपी आ गया इधर? 47.002%। अब चेक कर लो, आपका प्री में जीपी 51% है तो पोस्ट में 47% है कि नहीं, देख लो आप। इसका करो 47%, 40,000 का 47%, यही आ रहा होगा। वो आएगा क्योंकि हमने फ्रैक्शन में लिया है। तो कुछ को समझ में आया होगा और कुछ के ऊपर से गई होगी। मैंने वेरीफाई क्या किया, एग्जाम में ये रिक्वायर्ड नहीं। किस किस को वेरिफिकेशन समझ में आया? ठीक है बेटा, ना आए तो भी लोड मत लेना, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो इस तरह से आपने जीपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शैलेंद्र पटेल कैसे मैच नहीं हो रहा बेटा? अब तो मैच हो गया, जीपी रेट भी मैच हो गया अब तो। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन तो आपके हवाले है, इसमें कुछ बचा क्या क्वेश्चन में? सब खास बात यही थी। तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें चेंज इन जीपी रेट थी, तो दोनों क्वेश्चन सेम थे अलग अलग थे। एक में जीपी रेट दी थी कि जीपी रेट 25 से बढ़कर 30 हो गई, एक में जीपी रेट दी थी पर इसमें तो जीपी रेट भी नहीं दी थी। इसमें तो बस ये दिया था कि हमारी परचेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई, बस ये दिया था। पर जीपी रेट क्या से क्या होगी वो दिया हुआ नहीं था। यहाँ तो हमने जीपी रेट निकाली है रफ में वेरिफिकेशन के लिए, बाकी जीपी रेट दी हुई नहीं थी यहाँ पर। तो दोनों क्वेश्चन इंटायरली डिफरेंट है और दोनों करके जाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ये दोनों स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दूसरे नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको जो बताया मैंने दोनों चेंज इन जीपी रेट वाले, ऐसे क्वेश्चन दूसरे नहीं होंगे, बस यही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा? अनुराग त्रिवेदी, समझाया था मैंने कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना कंपनी बनने के बाद अलाउड नहीं है, वो पूरा प्री में जाएगा। समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी बनने के बाद डिविडेंड दिया जाता है, इंटरेस्ट देना कैपिटल पे अलाउड ही नहीं है, तो वो सिर्फ कंपनी बनने के पहले ही खर्च माना जाएगा इंटरेस्ट। और मैंने लिखवाया भी था शायद, एक्सपेंसेस डायरेक्टली बिलोंग्स टू प्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखवाया भी था। यस, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया, फोर्थ वाला है ना बेटा, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं, आप बाकी कर लेंगे। अब आता है एक फंडा और, कितने मिनट बचे अपने पास? 4 मिनट। एक फंडा, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बेटा, ऐसा है हमने कस्टमर कपिल को 100 रुपीज वाला गुड्स 150 में बेचा, 50 रुपये हमारा क्या आ गया? जीपी। हमने जीपी बुक कर लिया इसका सेल के वक्त। कुछ समय बाद आफ्टर 2 इयर्स ये 150 बिकेम बेड, बिकेम, ये कपिल है वो इंसॉल्वेंट हो गया। बताइए ये जो 150 बैड डेट्स है, ये बिजनेस लॉस है या नहीं? इधर क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, कुछ जवाब दे रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? क्या आपने इस कस्टमर से, कपिल से बिजनेस किया था? क्या इस पर आपने इसको अपनी सेल मानी थी? 150 को पहले आपने क्या माना था? रेवेन्यू माना था 150 को, पहले 150 को आप इनकम मान चुके थे, तो अब ये 150 न मिलने पर इसे, और ये आपका बिजनेस इनकम थी। ये आपकी जब सेल मानी थी तब आपने इसको सेल रेवेन्यू को बिजनेस इनकम में लिया था, ऑपरेटिंग रेवेन्यू था, तो यही 150 डूबने पर ये आपका बिजनेस लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा, 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 ठीक है। अब ठीक
दूसरा एग्जांपल ये है, हमने हमने ये कपिल था जिसको 150 रुपए की सेल की थी। ये थे ऑनर मिस्टर वरुण। मिस्टर वरुण ऑनर थे, उन्होंने मिस्टर कपिल को, ये कपिल को सेल की थी 150 की। तो ये 150 की रेवेन्यू किसने मानी थी? किसके लिए रेवेन्यू है ये? मिस्टर वरुण के लिए। यही ऑनर, वही ऑनर है। इन्होंने अब क्या किया मिस्टर वरुण ने, ये बिजनेस, अच्छा अब 150 अभी डेटर हैं, डेटर 150 मिस्टर कपिल, कपिल हैं डेटर, ये किसके डेटर हैं? मिस्टर वरुण के। हुआ ये, मिस्टर वरुण को फॉरेन सेटल होना था, तो उन्होंने ये बिजनेस हमें बेच दिया इंक्लूडिंग ऑल असेट्स। हम अब ऑनर हो गए। ऑनर इसके कौन हो गए? मान लो मिस्टर कपिल नहीं, मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी इसके न्यू ऑनर है। मिस्टर जोशी ने ये बिजनेस खरीद लिया, तो ये डेटर भी किसके हो गए? मिस्टर जोशी के। करेक्ट? और मैंने एग्जांपल, ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको, शायद ये बता दिया आपको, बता दिया था। अब यदि ये 150 डूब जाए, बिकेम बेडेड्स हो जाए, तो क्या मिस्टर जोशी के लिए ये बिजनेस लॉस है या कैपिटल लॉस है? कैपिटल लॉस है, क्योंकि मिस्टर कपिल से मिस्टर जोशी ने बिजनेस किया ही नहीं। मिस्टर जोशी ने इसको इनकम माना ही नहीं था, अपनी बिजनेस इनकम नहीं माना, तो बिजनेस लॉस कहाँ से माने? अच्छा, ये जो बेडेड्स, ये डेटर खरीदे हुए हैं या जनरेट किए हुए? ये डेटर जनरेट किए हुए हैं या खरीदे हुए? परचेज किए हुए। ये परचेज किए हुए डेटर हैं, और ये डेटर डूब जाए तो इट इज नॉट ए बिजनेस लॉस, रादर इट इज ए बिजनेस परचेज लॉस। तो ये कैपिटल लॉस होगा। बताया था मैंने एक बार आपको। इसी से कनेक्टेड पॉइंट एक और, बस टाइम हो गया वैसे तो, पर मैं आपके सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अब मान लो ये मिस्टर कपिल को माल बेचा था मिस्टर वरुण ने, और ये इधर ही बेड हो गया, बेड डेट्स इसके लिए मिस्टर वरुण के लिए बेड डेट्स होगी। अब मिस्टर वरुण को ये 150 नहीं मिलेगा, क्योंकि कपिल क्या हो चुका था, अब सिटी छोड़कर भाग गया था, उसकी दुकान बंद हो गई थी वो, तो मिस्टर वरुण ने उसको क्या मान ली थी? बेड डेट्स। तो मिस्टर वरुण के लिए क्या था वो? बिजनेस लॉस। अब इधर मिस्टर वरुण ने ये बिजनेस हमें बेच दिया, अब ऑनर मिस्टर जोशी हो गए। अब इधर 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, ये मिस्टर कपिल इस दुकान पे आए और 150 रुपये देकर चले गए मिस्टर जोशी को, कि भाई मैंने इस दुकान से 150 रुपये का माल उधार खरीदा था, मैं किसी रीज़न से सिटी छोड़कर मुझे भागना पड़ा था, अब मैं वापस आ गया हूँ, मैं वो 150 रुपये आपको वापस दे रहा हूँ। तो ये 150 है, बेड डेट्स रिकवर्ड। ये मिस्टर जोशी के लिए कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? ये बिजनेस से इनकम हुई है या बिजनेस खरीदने से इनकम हुई है? It is not, yes, it is not a revenue receipt for Mr. Joshi. It is a capital receipt for Mr. Joshi. It is not a business income for Mr. Joshi. It is a business. It is not a business income. Mr. Joshi ने तो इस कपिल से बिजनेस धंधा सेल की नहीं थी, ये तो बिजनेस खरीदने की वजह से प्रॉफिट हुआ। मिस्टर जोशी ने किसका बिजनेस खरीदा था? मिस्टर वरुण का। ये बेड डेट्स किसकी थी? मिस्टर वरुण की। और बेड डेट रिकॉर्ड किसको हो गई? मिस्टर जोशी को हो गई। तो मिस्टर जोशी के लिए ये बिजनेस इनकम है, बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ है, या वरुण का बिजनेस खरीदने की वजह से प्रॉफिट हुआ है? इट इज ए बिजनेस परचेज प्रॉफिट। इट इज ए बिजनेस परचेज प्रॉफिट रादर ए बिजनेस प्रॉफिट। सो इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट? इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट। ये पॉइंट आपको आगे काम आएगा, इसको हम कल फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी। तो आपके होमवर्क में कितने क्वेश्चन हुए? बेटा एक ही हुआ ना? फिफ्थ फोर्थ ही हुआ ना आपका? ये तो मैंने सिक्स तो मैंने करवा ही दिया, तो आप होमवर्क में नोट करो। होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये फिफ्थ हो गया क्या? फिफ्थ हो गया ना? अब आप क्वेश्चन नंबर कर लें। हाँ, आप कर सकते हैं। अब ये कर लें आप, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कर लें, साई दीप वाला क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कर लें, इजी है। आंसर 7 का वो उसका गलत आ रहा है क्या? ऑडिटर चार्जेस इन्होंने गलत रेशो में बांट दिए होंगे। ऑडिटर चार्जेस उन्होंने गलत रेशो में बांट दिए। आप अपना स्टैंड एक ही रखिए कि हम क्या मानेंगे, कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, क्वेश्चन में सेल क्या दी गई? सेल फॉर द ईयर अमाउंट टू 8 लाख, 8 लाख रुपए की सेल है साल भर की। बताओ, सेल 8 लाख साल भर की, तो ये टैक्स ऑडिट है या कंपनी ऑडिट है? बस, तो आप इसको क्या ले लें, पोस्ट में ले लें, आंसर भले अलग जाए तो चाहे। ठीक है ना? ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थैंक यू। बेटा इधर भी सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है, थैंक यू। हाँ, कंपनी ऑडिट।